अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में प्रीवियसली हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज हमने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है, तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली इसमें हमने डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, इसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की हेडिंग के अंडर स्ट्रेस डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस से। इफ applied stress changes, number 1, length of a material, it is referred as tensile stress. इसका सेकंड नेम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी है। अगर अप्लाइड स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर दे तो इस सूरत में उसे हम शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, या फिर सिंपली इसे शेयर स्ट्रेस भी कह सकते हैं। शेयर का लफ्जी मतलब है लैटरल शिफ्ट। दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मटेरियल में एटम की लेयर्स इस तरह से मौजूद हैं और आपने उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो मॉलिक्यूल्स लैटरली इस तरह से शिफ्ट कर जाएंगे और ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाएगी। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। अगर अप्लाइड स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज कर दे तो इसे हम रेफर करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस से या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से। फर्दर इसे कंप्रेशनल स्ट्रेस भी कहा जाता है। इसी डिस्कशन के रेफरेंस में हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, और इसकी ओवरऑल जो डेफिनेशन है, यूनिवर्सल डेफिनेशन जिसे हम कहेंगे, इट इज fractional deformation of an object। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमने एक्सप्लेन करनी है, इट इज परसेंटेज deformation। परसेंटेज deformation will be equal to fractional deformation multiplied by 100%। सो इसको हम मजीद स्पेसिफाई करने के लिए स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सब हेडिंग लिख देते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में हम ये बात बताएंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस हो और उसकी वजह से क्या चेंज हो जाए,
लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आइदर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो इस तरह के स्ट्रेन को हम क्या नाम देते हैं? टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन। जैसे कि बुक ने पेज नंबर 139 के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस को कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम दिया है, और ऐसे ही टेंसाइल स्ट्रेन को कंप्रेसिव स्ट्रेन लिखा है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, और डेफिनेशन हम किसकी लिख रहे हैं? टेंसाइल स्ट्रेन की। सबसे पहले हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं। सो इट्स मैथमेटिकल फॉर्म इज, ये सिंबल है स्ट्रेन का E, और एक्चुअली हम इसे एप्सिलॉन पढ़ सकते हैं, और ये ग्रीक अल्फाबेट है। सो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है? इट इज डेल्टा L बाय L। दैट मीन्स change in length of an object per unit original length is called strain produced in the ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called टेंसाइल स्ट्रेन। अगर हमें यहां से परसेंटेज एलोंगेशन फाइंड करनी है तो उसका क्या तरीकाकार है? परसेंट एलोंगेशन या फिर परसेंटेज एलोंगेशन, इट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय 100%, और डेल्टा L बाय L मल्टीप्लाइड बाय 100%, जहां पे जो स्मॉल l है वो डिनोट करता है किसी वायर या स्ट्रिंग की ओरिजिनल लेंथ को, और डेल्टा L रेफर करता है चेंज इन लेंथ को। अब अगर शेप या फिर वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तो भी हम यही परसेंटेज एलोंगेशन का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, दैट मीन्स स्ट्रेन को 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अगर कहीं परसेंटेज एलोंगेशन गिवन हो और आपको स्ट्रेन फाइंड आउट करना हो तो फिर आपको परसेंटेज एलोंगेशन को 100% से डिवाइड करना पड़ता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लेट्स से वी हैव अ वायर और रॉड और थ्रेड, और हम इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से कि यहाँ पे जितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है वही फोर्स दूसरी साइड के ऊपर भी अप्लाई होगी इस तरह से, और इसकी वजह से इसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है और ये वायर दोनों साइड से एक्सटेंड होती है इस तरह से। अब अगर हम इस इजाफे को एक ही साइड पे ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि लेट्स से ये है इंक्रीमेंट इन लेंथ, इसे हम डेल्टा L लिख लेते हैं, और ये है इनिशियल लेंथ ऑफ वायर LI लिख लीजिए। तो अगर हम यहां से यहां तक टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लें तो ये इसकी फाइनल लेंथ होगी, और ये जो LI है ये ओरिजिनल लेंथ है, या फिर आप सिंपली इसके लिए L का सिंबल यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि किसी वायर की इनिशियल लेंथ लेट्स से 1.0 मीटर है, और इसकी जो फाइनल लेंथ है वो कितनी हो गई है? लेट्स से 1.001 मीटर।
तो जो चेंज इन लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, दैट मीन्स एल फाइनल माइनस एल ओरिजिनल के लिए ओ का सब्सक्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। सो इससे चेंज इन लेंथ की वैल्यू आएगी 1.001 मीटर माइनस 1.0 मीटर, दैट मीन्स 0.001 मीटर। अब अगर हम इस टर्म डेल्टा एल को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर लें, दैट मीन्स 0.001 मीटर को डिवाइड कर लें 1 मीटर से, तो मीटर मीटर से कैंसिल आउट होगा और 0.001 इसका आंसर होगा, दैट इज स्ट्रेन। सो यहां से हमें ये बात भी पता चलती है कि स्ट्रेन चाहे किसी भी टाइप का हो, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ना ही इसके यूनिट्स होते हैं, ना ही इसकी डायमेंशंस होती हैं। अब अगर आप इस डिस्कशन से इस वायर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली परसेंटेज एलोंगेशन फाइंड आउट करना चाहें, तो परसेंटेज एलोंगेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए स्ट्रेन को हमने 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मीन्स 0.001 जो आंसर है, इसको अगर 100% से मल्टीप्लाई कर लें तो जो परसेंटेज एलोंगेशन है उसकी वैल्यू आएगी 0.1%। तो इस केस में जो वायर या रॉड है उसमें 0.1% लेंथ में इंक्रीमेंट आया है। ये कमी भी हो सकती है, और यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि जो डेल्टा एल की टर्म है इसे हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। दैट मीन्स अगर लेंथ कम होती तो हम इनिशियल लेंथ पहले और फाइनल लेंथ बाद में लिखते, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा एल के गिर्द मॉड डालें, दैट मीन्स हमें सिर्फ इसकी पॉजिटिव टर्म्स ही चाहिए। सो इस तरीके से हमने परसेंटेज एलोंगेशन फाइंड आउट कर ली। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सो बेसिक डेफिनेशन तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन कहते हैं, और हमने जो टेंसाइल स्ट्रेन है उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ टेंसाइल स्ट्रेन कहलाता है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे जो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी लिखेंगे वो क्या होगी, वो होगी डेल्टा V बाय V, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मटेरियल या सॉलिड। डिवीजन को पढ़ते हैं पर यूनिट, और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वॉल्यूम मौजूद है। ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसकी कॉज क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कॉज करता है। और नेक्स्ट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसकी डायग्राम एक्सप्रेस कर देते हैं इस तरीके से कि लेट से ये एक क्यूब है, और लेट से इसका जो वॉल्यूम है वो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। दैट मीन्स इसकी हर साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। सो 4 इंटू 4 बनता है 16, और 16 इंटू 4 क्या बनता है, वो बन जाता है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। और हम इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तमाम डायरेक्शंस में, जिसकी वजह से ये ब्लॉक श्रिंक कर जाता है। वैसे तो एक्सपेंड भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल हम श्रिंकिंग की बात कर रहे हैं इस तरह से। और इसकी हर साइड की लेंथ अब कम हो जाती है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है,
लेट्स से 3.9 सेंटीमीटर एंड 3.9 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे ये अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट करती है इन तमाम 6 डायरेक्शन से जो अप्लाई हो रही है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और इसके अगेंस्ट जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी मौजूद है। दैट मीन्स इलास्टिसिटी भी अपना काम करने को तैयार है। लेकिन इस केस में जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस ऑब्जेक्ट का फाइनल, तो वो कितना होगा? वो होगा 3.9 सेंटीमीटर इंटू 3.9 सेंटीमीटर इंटू 3.9 सेंटीमीटर। सो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? 9.319 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो इसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना आया? डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्सपेंशन के केस में VF माइनस VI होता है। किस केस में? एक्सपेंशन के केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्रेशन का केस, तो उसमें V इनिशियल माइनस V फाइनल से हम चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर माइनस 59.319 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो इसका आंसर आएगा 4.681 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ये हमने फाइंड कर लिया चेंज इन वॉल्यूम। तो अब हम स्ट्रेन कैसे फाइंड करें? उसके लिए डेल्टा V बाय V का एक्सप्रेशन है, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू है 4.681 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसको हमने डिवाइड करना है इनिशियल वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर से, जिसमें सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट होंगे, और टेंसाइल स्ट्रेन की जगह और टेंसाइल स्ट्रेन की तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगी। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से ये आंसर आएगा ऑलमोस्ट 0.07314 के इक्वल। और अगर हम परसेंटेज डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमें इस स्ट्रेन की वैल्यू को 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 0.07314 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, जिससे इसका आंसर कितना आएगा? तकरीबन 7.314%। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन की तरफ, जिसका नाम क्या है? शियर स्ट्रेन या फिर शेयरिंग स्ट्रेन। और ये रिजल्ट किसका है? ये शेयरिंग स्ट्रेस का रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे इस तरीके से एक क्यूब ड्रॉ कर लें, और हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से साइडवेज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या स्ट्रेस अप्लाई करें, तो ये थोड़ी सी डिफॉर्मेशन के नतीजे में ये शेप बन जाएगी। और यहां पे जो चेंज को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म होगी, वो इस चेंज इन शेप को करस्पॉन्ड कर रही होगी। या फिर आप यहां पे आने वाले चेंज को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, दोनों सेम ही हैं। इन दोनों केसेस में ही यहां पे बनने वाला ये एंगल थीटा है, जो कि डिफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेट्स से हम ये कहते हैं कि एक साइड की जो लेंथ है वो a है, और डिफॉर्मेशन के नतीजे में जो चेंज आया है उसे डेल्टा a लिख लेते हैं, चाहे यहां पे लिख लीजिए या फिर यहां पे लिख लीजिए, एक ही बात है।
इसके बाद अब हम जरा इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं इसी रेफरेंस में। डेफिनेशन क्या होगी? फ्रैक्शनल चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड shear strain और shearing strain, जैसे भी डिस्क्राइब करना चाहें। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी? मैथमेटिकल फॉर्म होगी स्ट्रेन की E इज इक्वल टू डेल्टा A बाय A। ये फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन इन शेप है। अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें इस तरह से, लेट से ये एंगल गिवन है तो इसके साथ लेंथी लाइन हाइपोटेनियस और शॉर्टर लाइन बेस कहलाती है और सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर। अगर इसके अलावा इस ट्राइंगल में हमें ये वाला एंगल गिवन हो तो ये लाइन हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। इसी रेफरेंस में अगर हम इस ट्राइंगल को देखें जो यहां पे बनी हुई है इस तरह से, इसमें ये लाइन A, ये वाली लाइन डेल्टा A मौजूद है और ये एंगल थीटा डिस्क्राइब्ड है। इसका मतलब है ये लाइन हुई हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और जो हमें डेल्टा A बाय A लिख के बताया गया है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है और परपेंडिकुलर ओवर बेस को हम टेंजेंट थीटा की टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट मीन्स जो शेयर स्ट्रेन है E या एप्सिलॉन, उसे हम टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डेल्टा A बाय A के इक्वल है जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस है। और फर्दर इसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल गैमा भी यूज होता है जो कि शेयरिंग स्ट्रेन के साथ ही एसोसिएटेड है। तो इनमें से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जो डिफॉर्मेशन इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में जनरेट होती है वो इसके अंदर लार्ज नहीं होती। ये डेल्टा A की निस्बत बहुत ही स्मॉल होता है। दैट मीन्स डेल्टा A is very smaller than A, so theta is also very small। और हम ये बात जानते हैं कि for very small angles, जब एंगल्स रेडियंस में गिवन हो तो उस केस में जो टेंजेंट थीटा है वो थीटा की वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये लॉजिक यूज करूं कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है और 1 रेडियन 180 डिग्री बाय पाई के इक्वल होता है, तो यहाँ पे और 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे चंद एक एंगल सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट से यहाँ पे लिखा जा रहा है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एंड सो ऑन। सो अगर हम 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.01745 के इक्वल है। इन दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो जो 2 डिग्री है वो 0.3490 रेडियंस के इक्वल आएगा और 3 डिग्री का एंगल 0.5236 रेडियंस के इक्वल आएगा। सो ये हमने कुछ कन्वर्जन्स की हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या इनके टेंजेंट्स इनके इक्वल आते हैं। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 0.01745 और उसके बाद टेंजेंट 0.3490 और टेंजेंट 0.5236 को सॉल्व करता हूं तो क्या आंसर्स इनके तकरीबन इक्वल ही आते हैं। फिर बता दूं, कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे मॉड डिग्री सेट नहीं होना चाहिए बल्कि रेडियन में सेट होना चाहिए क्योंकि हम एंगल की वैल्यूज रेडियंस में पुट कर रहे हैं। सो टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री या 0.01745, तो ये वैल्यू बनती है 0.01745 के इक्वल और नेक्स्ट टर्म का टेंजेंट 0.3639 के इक्वल बनता है और उससे नेक्स्ट टर्म का 0.5774 के इक्वल बनता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जितना एंगल लार्ज होता जाता है उतना ही इनके दरमियान में डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर हम 1 या 2 डेसिमल प्लेस तक रख के बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा और थीटा की वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो हमें स्ट्रेन का एक्सप्रेशन गिवन है जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा, ये सिंपली थीटा के इक्वल भी लिखा जा सकता है क्योंकि एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन
इन शेप बहुत ही स्मॉल होता है। अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, अ 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस बाय अ टिप ऑफ नीडल हैविंग कांटेक्ट एरिया ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर स्क्वायर। A 500 Newton force is applied on a surface by a tip of a needle having contact area of 5 micrometer square. So area given है 5 micrometer square। हम ये बात जानते हैं कि जब स्क्वायर लिखा जाता है तो वो प्रीफिक्स का भी स्क्वायर होता है। दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर अप्लाइड कितना हुआ? प्रेशर और स्ट्रेस के सेम फार्मूलाज होते हैं, F ओवर A। सो फोर्स अप्लाइड है 500 न्यूटन और इसके बाद 5 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर का एरिया है। ये वैल्यू यहां पे 1 ले आएगी और 100 डिवाइडेड बाय 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इसका आंसर आएगा। सो इट इज इक्वल टू 100 into 10⁻+12। क्वेश्चन है, a 50 Newton force is applied on a surface by a tip of needle having contact area of 0.05 meter square। So area की वैल्यू है 0.05 माइक्रोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, a 50 Newton force is applied on a surface by a tip of needle having contact area of 0.05 micrometer squares। What must be the pressure applied on the surface? सो एरिया की वैल्यू 0.05 माइक्रोमीटर स्क्वायर है और हम ये बात जानते हैं कि जब भी किसी यूनिट के ऊपर स्क्वायर आता है तो वो उस प्रीफिक्स का भी स्क्वायर होता है, इसलिए ये वैल्यू 0.05 माइक्रोमीटर स्क्वायर के इक्वल होगी। और फर्दर हम माइक्रो की जगह उसका प्रीफिक्स 10⁻⁻6 वैल्यू पुट कर देंगे और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 0.05 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर। फर्दर आप इसको 5 इंटू 10⁻2 और 10⁻12 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर ये वैल्यू 5 इंटू 10⁻2 मीटर स्क्वायर या फिर 5 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर बनेगी। फोर्स की वैल्यू गिवन है 50 न्यूटन। सो प्रेशर का फॉर्मूला स्ट्रेस वाला ही होता है, F ओवर A। सो इट इज इक्वल टू 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर। सो 5 इससे कैंसिल आउट होगा, ये 10 बनेगा। सो 10 इंटू 10⁻14 ऊपर आके +14 बन जाएगा और यूनिट होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मिला के हम पास्कल भी लिख सकते हैं। सो 1 इंटू 10⁻14 पास्कल्स। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी टर्म के साथ लिखा जा सकता है। सो 1 इंटू 10⁻1 + 14 पास्कल्स या फिर 1 इंटू 10⁻15 पास्कल्स। और 10⁻15 के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 पेटा पास्कल। दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेस ऑफ 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स स्ट्रेस इज 250 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। इसको मिला के पास्कल भी लिख सकते हैं। इज एक्सर्टेड बाय अ कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटी और मीटर दोनों का स्क्वायर। और फर्दर आप इसे 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर लिख देंगे, जिससे ये वैल्यू बन जाएगी 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। सो चूंकि एक्सप्रेशन बनता है सिग्मा इज इक्वल टू F ओवर A, फाइंड क्या करना है? फोर्स को एरिया उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सप्रेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स A। सो F इज इक्वल टू 250 इंटू 10⁻3 पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ 1 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल आउट होगा, और हम इस 0 को हटा के यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। 10⁻⁴ माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा 25 न्यूटन के इक्वल। दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस ऑफ 1 मेगापास्कल। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 1 मेगापास्कल, और मेगा से मुराद होता है 10⁻⁶, और पास्कल की जगह पे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। is applied on an object by a force of 1 kilonewton. So force F is 1 kilonewton or 1 into 10⁻³ Newton. 1000 Newton भी लिख सकते हैं। What must be the surface area? So sigma is equal to F over A है। आप एरिया और स्ट्रेस के सिंबल्स को इंटरचेंज कर दीजिए, ये बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू F ओवर सिग्मा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 1 into 10⁻³ न्यूटन्स ओवर 1 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन से कैंसिल आउट होगा, आंसर बनेगा 1 into 10⁻³ into 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, या फिर 1 into 10⁻³ - 6 मीटर स्क्वायर, और 1 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और 0.001 मीटर स्क्वायर। इसमें डेसिमल को हम 3 प्लेसेस लेफ्ट पे ले आए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन हमारे इस आंसर से मैच करती है। हम ये बात तो जानते ही हैं कि जब स्क्वायर लिखा जाता है किसी यूनिट के ऊपर तो प्रीफिक्स का भी स्क्वायर होता है। सो ये पहली ऑप्शन 10⁻³ मीटर स्क्वायर की है, और ये वैल्यू बन जाएगी 10 into 10⁻⁻�6 मीटर स्क्वायर, या फिर 1 into 10⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर। तो हमें तो -3 मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टर्म सेंटीमीटर्स की है, इसलिए इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। सो ये वैल्यू बनेगी 10 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, या फिर 1 into 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर। सो यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये 0.001 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना आंसर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज कंप्रेस्ड बाय 1.5 मीटर बाय अ स्ट्रेस, व्हाट इज परसेंटेज कंप्रेशन इन द वायर? सो E इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L से हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिलेगी 1.5 मीटर ओवर 2.0 मीटर, ये बनेगा 1.5 ओवर 2.0, या फिर 15 ओवर 20, दैट इज इक्वल टू 3/4, और इसका आंसर आएगा 0.75 के इक्वल। परसेंटेज एलोंगेशन के लिए हम स्ट्रेन को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो आंसर होगा 0.75 into 100%, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 75%, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज एक्सटेंडेड बाय 1.5 मीटर। सो पहले कंप्रेशन थी इतनी, अब एक्सटेंशन है, लेकिन ना ही उससे स्ट्रेन पे कोई फर्क आना है, ना ही परसेंटेज एलोंगेशन पे, सो आंसर इज अगेन 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस कंटेनर कंटेन्स 6 cubic meter हाइड्रोजन गैस, इट इज कंप्रेस्ड टू, दैट मीन्स इट इज V final by means of a piston, what must be volumetric strain produced in the gas? सो एक्सपेंशन के केस में जो चेंज इन वॉल्यूम है ये फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होता है, लेकिन कंप्रेशन के केस में ये इनिशियल माइनस फाइनल वॉल्यूम लिखा जाता है। सो अगर हमें डेल्टा वी फाइंड आउट करना है तो इनिशियल वॉल्यूम 6 क्यूबिक सेंटीमीटर है और फाइनल वॉल्यूम 4.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इससे डेल्टा वी का आंसर 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। हमें स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन है डेल्टा वी बाय वी के इक्वल। सो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड कर दीजिए 6.0 क्यूबिक सेंटीमीटर से, क्यूबिक सेंटीमीटर से कटेगा, 1.5 ओवर 6.0 है, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स 10/10 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो आंसर आएगा 15 ओवर 60। 15 के टेबल से कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर आएगा 0.25 के इक्वल, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ गैस कंटेनर कंटेन्स 6 cubic
मीटर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है अ गैस कंटेनर कंटेन्स 6 cubic centimeter hydrogen gas. It is expanded to 0.6.5 centimeter cube by means of a piston. What must be volumetric strain produced in the gas? So अब चूंकि एक्सपेंशन है सो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करना पड़ेगा, जिससे 6.5 सेंटीमीटर क्यूब में से 6.0 सेंटीमीटर क्यूब सब्ट्रैक्ट होगा और आंसर आएगा 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो स्ट्रेन का एक्सप्रेशन डेल्टा वी बाय वी दैट मीन्स 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6.0 क्यूबिक सेंटीमीटर बनेगा। आंसर आएगा 0.5/6। इसे भी 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट मीन्स 10/10 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये आंसर बनेगा 5/60 या फिर 1/12। कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर होगा 0.0833 के करीब। सो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आपको ये कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल ना भी हो तो आपने सिंपली 1/10 करना है, इससे आंसर आपका 0.1 आएगा। और जब आप डिनोमिनेटर 10 से बड़ा करेंगे तो आंसर फिर 0.1 से छोटा होना चाहिए, और 0.1 से स्मॉलर ऑप्शन सिर्फ एक है, दैट इज ऑप्शन ए। सो आप विदाउट कैलकुलेटर भी इसे गेस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बस यहीं तक पढ़ना था। इलास्टिक कांस्टेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।